Hello friends, welcome back to the accounting. Welcome in my accounting channel. तो आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं बैंकिंग, जो कि बैंकिंग प्रोसेस हम करते हैं टैली में किस तरह से मेंटेन करें, रिकॉर्ड करें। और बैंकिंग जो है एक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंकिंग यूटिलिटीज़ में लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हम इस फीचर्स को किस तरह से अवेल करें। ये बहुत कंपनियों में, हर एक कंपनियों में यूज़ होता है, स्पेशली बैंक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बैंकिंग, सबसे पहले आपको बैंकिंग करने के लिए आपका बैंक होना चाहिए। बैंक नहीं है तो क्रिएट पे जाके आप बैंक अकाउंट बनाएंगे लेज़र में। अब यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अकाउंटर होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब आपको डालनी पड़ेगी। फोर्टीन नंबर का अकाउंट नंबर होता है, IFSC कोड, एंड देन स्विफ्ट कोड अगर गिवन है तो डाल दीजिए। उसके बाद ब्रांच, कि आपको जो बैंक है वो बैंक किस ब्रांच में है। अब उसके बाद BSR कोड, ये भी गिवन होता है पासबुक के अंदर, ये भी डाल सकते हैं आप। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ बैंक लिख सकते हैं, अदरवाइज आप बैंक का नेम डाल सकते हैं। इसी के डाल दिया हमने ICICI बैंक। अब उसके बाद यहाँ पर जो बैंक कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंक अकाउंट डिटेल इंपॉर्टेंट था, सेम बैंक कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस करना है। ये बताएगा आपको कि जो आप चेक प्रिंट करने वाले हैं, चेक तैयार करने वाले हैं, अपने कंपनी के लिए चेक बुक बनाने वाले हैं, वो जो बुक होगी कितने पेज की होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमेशा ध्यान रखना कि जो चेक होती है हमेशा चेक का नंबर 6 डिजिट में होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ चेक्स आ गए। हमारा नंबर स्टार्ट इतने से हो रहा है, इतने तक है, और नंबर ऑफ़ चेक्स ये अपने आप आपको दे देगा। अब उसके बाद आप अपने चेक का क्या नाम रखना चाहते हैं, अपने कंपनी के नेम के साथ रख लो आप, या फिर जो बैंक का नेम है वही रख सकते हैं आप। कंट्रोल से सेव। अब उसके बाद यहाँ पर इनेबल करना है चेक प्रिंटिंग को, क्योंकि जब भी आप चेक से पेमेंट करेंगे तो उस टाइम पे आपको चेक शो करना पड़ेगा ना, तो जब तक ये प्रिंट होगा नहीं यस, तब तक ये चेक प्रिंट करके देगा ही नहीं। कॉन्फ़िगरेशन यस करना है। अब यहाँ पर आप कुछ फॉर्मेट लिखेंगे, मीन्स कुछ नंबर डालेंगे यहाँ पर कि चेक की विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट, स्टार्ट कितने, अगर वो लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है तो कितने एज छोड़ने के बाद स्टार्ट हो रहा है, टॉप में कितना एज छोड़ेगा वो। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन आपको भरनी पड़ेंगी अपने चेक के अंदर। इसी के अकॉर्डिंग आपका चेक प्रिंट होके आएगा, क्योंकि चेक का साइज़ हर कोई जानता है, वो पतला सा होता है, कुछ एनवलप टाइप का है ना, लंबे से एनवलप टाइप का, वैसा ही। और अगर, क्योंकि अब पॉसिबल तो है नहीं कि हर चीज़ सारी कॉन्फ़िगरेशन याद रखी जाए, तो यहाँ पर एक कॉपी फॉर्म करने का भी ऑप्शन आता है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। Alt B प्रेस करो, Alt B से सैम्पल फॉर्मेट जो है उसको कॉपी कर लो, एंटर। अब उसके बाद अपने आप ही ये कॉन्फ़िगरेशन में भी ले लेगा, अपने आप जो भी फेवरेबल इन्फॉर्मेशन होती है वो सब अपने आप ही एंटर कर लेता है। जो जो इन्फॉर्मेशन चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट वो सब एंटर कर लेगा। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, अपने आप ही ये सब ले लेगा इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपने कंपनी का नेम डालेंगे, आपकी जो कंपनी है उसका नेम, और उसके बाद यहाँ पर चेक नेम। अगर उसके ऊपर प्रिंट हो, जब भी आप चेक प्रिंट करेंगे और देंगे किसी पर्सन को एज अ प्रूफ, तो उस पर चेक के ऊपर कंपनी का नेम प्रिंट हो तो यस। सिग्नेटरी नेम, यहाँ पर आप उस पर्सन का नेम डाल सकते हैं जो फर्स्ट सिग्नेचर होगा। अगर सेकंड हो रहा है तो सेकंड का नेम भी, दोनों का नेम आ जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पर भी कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, कंट्रोल से सेव करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू कि आपका जो चेक है, चेक किस तरह से प्रिंट होके आएगा। आपका चेक कुछ इस तरह से है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, आपका चेक जब प्रिंट होगा तो वो इतना ही साइज निकल के आएगा। कहीं आप सोचें कि ये A4 साइज शीट की तरह जो शीट होती है उसी की तरह निकल के आए, नहीं, A4 साइज शीट की तरह निकल के नहीं आएगा। Alt Z से जूम करेंगे आप तो यहाँ देख सकते हैं
सिर्फ जितना ये एरिया दे रखा है, मार्क करा गया है पेन से या ब्लैक लाइन से, उतना ही सिर्फ प्रिंट होके आएगा। और चेक हमेशा इसी तरह का होता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल ए सेव करना है। अब सेव कर लिया, आपका बैंक क्रिएशन हो गया। अब बैंकिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अगर बैंकिंग में जाके देखें यहाँ पर तो गए, यहाँ से हम चेक प्रिंट कर सकते हैं, चेक रजिस्टर, जिसमें हम ये भी देख सकते हैं, देखिए हमारा बैंक ये बना हुआ है, इसमें ये सब शो करेगा कि अवेलेबल चेक कितने हैं, अनरिकनसाइल कितने हैं, रिकनसाइल कितने हैं, ब्लैंक कितने हैं, कैंसिल हमने कितने कर दिए हैं। अभी हम कैंसिल करना सीखेंगे, ब्लैंक चेक करना इशू सीखेंगे कि ब्लैंक चेक इशू कैसे करा जाए। उसके बाद रिकनसाइल करेंगे, अनरिकनसाइल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर दोबारा से एंटर करो, ये दिख जाएंगे आपको सारे के सारे जो चेक जो आपने बना रखे हैं, सारे के सारे चेक जो अवेलेबल है। किसी चेक करने के लिए हमेशा आपको स्पेस बार एंटर करना पड़ता है, और जब सिलेक्ट होगा तो ये ब्लू अपने आप शो हो जाता है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए, किसी भी चीज़ को आपको सिलेक्ट करने के लिए हमेशा और अनसेलेक्ट करने के लिए स्पेस बार ही यूज़ करना पड़ता है। अगर आपको एक बार में सब सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार। अब उसके बाद बैंकिंग के अंदर तो ये आते हैं, बट अभी यहाँ पर आपको रिपोर्ट में कुछ शो भी नहीं होगा। इसके अंदर डिपॉजिट स्लिप भी आती है, पेमेंट एडवाइस भी आता है, वन बाय वन सबको समझेंगे। सबसे पहले कुछ हम वाउचर पास कर लेते हैं, जैसे कि वाउचर में पेमेंट, हम पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू। अब रिकन्सिलेशन मतलब ये होता है, और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। पहले एंट्री पास करते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे आपको। यहाँ पर डेट आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए, मींस अगर डेट में कुछ गड़बड़ी हुई है या फिर आपका जो फाइनेंशियल ईयर है कंपनी का, उसके अगेंस्ट में डेट है, जो फाइनेंशियल ईयर है वो डेट आपने ले ही नहीं रखी, तो वाउचर कभी भी सेव होगा नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा। ऑल्ट F2 से जो मैंने अभी करा, इससे हमेशा पीरियड चेंज होता है, पीरियड देख लीजिए अपना। और जो F2 है, F2 से हमेशा वाउचर की डेट में जाते हैं आप, जो डेट आपको लिखनी है वो लिख के एंटर कर दो, हो जाएगा अपने आप। अब उसके बाद क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, पार्टी बना लेंगे, क्रेडिटर होगा क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट करी जाती है। अब उसके बाद 25,000 रुपीज़ हम पेमेंट कर रहे हैं ऑन अकाउंट। अगर यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस है तो ले सकते हैं, अदरवाइज ऑन अकाउंट। पेमेंट बैंक से करें या कैश से करें, हम चेक से करेंगे तो बैंक ही लेंगे, ICICI बैंक 25,000 रुपये। अब यहाँ पर अपने आप ले लेगा ये। चेक रेंज ले लिया इसने, यहाँ देख सकते हैं, चेक नंबर ले लिया, डेट ले लिया, किस डेट पे पेमेंट कर रहे हैं, कंट्रोल ए सेव। अब चेक का प्रीव्यू देख सकते हैं आप, जो चेक है इस तरह से आ गया। सुरेंद्र को पेमेंट करिए चेक से, 25,000 रुपीज़ है। यहाँ फर्स्ट सिग्नेचर का नेम, सेकंड सिग्नेचर का नेम। अब उसके बाद क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है, अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की मीनिंग समझते हैं। जो BRS हमारा होता है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं या फिर क्यों यूज़ करा जाता है उसको, क्या उसका मीनिंग है या क्या उसका पर्पज़ है। अक्सर जब भी हम पेमेंट करते हैं चेक से, तो हमारे पेमेंट करने की डेट चेक की डिफरेंट होगी। मान लीजिए आज हमने 1 अप्रैल को पेमेंट करा चेक से, बट जिसके लिए पेमेंट करा है, सुरेंद्र को पेमेंट करा है, ज़रूरी नहीं है कि सुरेंद्र है वो आज के आज जाके ही चेक से अपना अमाउंट विड्रॉ कर ले बैंक से और जो चेक है उसका क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है ना, हो सकता है वो कल जाएगा, हो सकता है परसों जाए। जो मैच्योरिटी डेट होती है कि एक जो चेक है वो लास्ट मतलब कि उसकी अवेलेबिलिटी कितने दिनों तक होती है, कितने दिनों के अंदर वो चेक कैश में कन्वर्ट हो सकता है। अगर उसके बाद होगा तो चेक एक्सपायर हो जाएगा, तो वो डेट 3 मंथ होती है। 3 मंथ के ऊपर जाता है तो वो चेक एक्सपायर हो जाता है। 3 मंथ से पहले पहले हर किसी को चेक को एनकैश कराना पड़ता है, विड्रॉ करवाना पड़ता है। तो अब जो सुरेंद्र है हो सकता है कल जाए, वो परसों जाए, 10 दिन बाद जाए, आधे महीने बाद जाए, है ना, या फिर 1 महीने बाद जाए, तो कंफर्म तो है नहीं कि जिस डेट
इंस्ट्रूमेंट डेट यहाँ लिखा हुआ है, मीन्स जिस डेट को आपने चेक इशू करा है उस डेट को चेक एंड कैश भी हो जाए और आपके जो बैंक हैं वो पैसे कट भी जाएं उसमें से, क्योंकि हम बुक अकाउंट मेंटेन करते हैं अपने आप से। तो यहाँ पर तो हम डेट डाल देंगे कि उसने चेक इशू कब करवाया या कब नहीं करा उसने बैंक से, मतलब कि उसने बैंक से चेक को कब एंड कैश करवाया, बैंक में पैसे कटे भी हैं या नहीं कटे हैं। बट जो पासबुक होता है बैंक का, उसमें तो बैंक रिकॉर्ड तभी करेगा जब उस पर्सन ने पैसे कटवाए हैं। हम तो यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे कि हमने चेक से पेमेंट कर दिया, हमारे कैश बुक में पैसा कम भी हो जाएगा। चाहे आप देख सकते हैं कैश बुक या बैंक बुक, ICICI बैंक, यहाँ देख सकते हैं 25,000 रुपीज़ हमने पेमेंट करा है। 25,000 रुपीज़ उसमें से लेस हो जाएगा जितना हमारे अकाउंट में बैलेंस होगा। बट ये तो अब हम अपने खुद के सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, बट जो बैंक होगा वो अपने सॉफ्टवेयर में कब करेगा, जब वहाँ पर चेक विड्रॉ होगा, वो विड्रॉ करेगा। तो जब BRS का मीनिंग यही होता है कि डेट में कन्फ्यूज़न आना, डेट डिफरेंट हो जाती हैं जब, तब हम BRS यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो डे बुक का अमाउंट होता है, कैश बुक का अमाउंट कंपनी का और पासबुक का अमाउंट बैंक का, दोनों अलग हो जाता है। अब यहाँ पर हम वो डेट डालेंगे जिस डेट को चेक एंड कैश हुआ है। अब क्योंकि ये एजुकेशन मोड है तो यहाँ पर हम 1 ही ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। जो गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, उसमें आप कोई से भी डेट यहाँ पर एंटर कर सकते हो। हमने माना कि 1 मई 2023 को चेक है, वो एंड कैश करवा रहा है, वो उसने विड्रॉ करवा लिए। अब यहाँ पर सेव कर लेंगे। अब उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन, यहाँ पर जब जाएंगे आप तो इससे आपको ये पता लगेगा कि आपको कौन कौन सी जो एंट्री हैं वो रिकन्सिलेशन रिक्वायर्ड है। अब मेन चीज़ यहाँ पर चेक रजिस्टर में जाना है, आपको एंटर करना है, फिर एंटर करना है। अब यहाँ पर सकते हैं एक चीज़, रिकन्साइल 1 हो गया, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले रिकन्सिलेशन करा है इसका। अगर हमको यहाँ से रजिस्टर से रिकन्सिलेशन करना पड़े तो यहाँ पर आने के बाद इसको हम स्पेस बार से सेलेक्ट करेंगे। Alt-R रिकन्सिलेशन की की होती है, Alt-R रिकन्सिलेशन की हमको वहीं पहुँचा देगा जहाँ पर हम कुछ टाइम पहले गए थे बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर। और फिर यहाँ पर आने के बाद आप एंटर डेट डालेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे, तो वो जो रिकन्सिलेशन है अनरिकन्साइल रिकन्साइल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एंट्री करके देखते हैं। एक तो ये मेथड था, यहाँ पर बैंक रिकन्सिलेशन में आओ, उसके बाद यहाँ से रिकन्साइल कर दो, डेट डाल दो बैंक की कि किस डेट पे बैंक में से पैसा डिडक्ट हुआ है, मीन्स पैसा डेबिट हो गया है, क्योंकि कैश बुक में तो हमने माइनस कर ही लिया था। अब बैंक का भी माइनस होगा तभी कैश बुक का अमाउंट और बैंक का अमाउंट दोनों इक्वल होगा। पासबुक और कैश बुक का अमाउंट दोनों मैच होना चाहिए, ये BRS कहता है। एक और पास करते हैं, डेटर है, पेमेंट कर दी इनको ICICI बैंक से। सेम वही प्रोसेस होगा, कंट्रोल से आपने सेव करा, फिर दिखा देगा चेक प्रिंटिंग। आप प्रिंट कर सकते हैं, आपको पता है कंट्रोल P से प्रिंटिंग का ऑप्शन आता ही है, प्रिंट कर सकते हैं आप इसको, फिर एक्सपोर्ट करवा सकते हैं पेज पे। अब दोबारा से आपको बैंकिंग में जाना है, बट इस बार जब बैंकिंग में जाएंगे आप तो यहाँ पर BRS मीन्स बैंक रिकन्सिलेशन पे नहीं जाना है, क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं इसके थ्रू भी। अब करते हैं चेक रजिस्टर के थ्रू। यहाँ पर आने के बाद आपको दोबारा से एंटर करना है बैंक के ऊपर ही। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अवेलेबल चेक हमारे पास 599 बचे हैं। अनरिकन्साइल मीन्स जो रिकन्साइल नहीं हुआ वो 1 है, रिकन्साइल 1 हो चुके हैं। आप यहाँ पर भी जाके एंटर कर सकते हैं अनरिकन्सिलेशन पे, वहीं पहुँचा देगा आपको। और अगर वहाँ से नहीं जा रहे हैं, पूरे चेक्स पे जाना चाहते हैं आप, यहाँ पर आओ, इस एरिया में एंटर। अब उसके बाद यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्टेटस अनरिकन्साइल, इसको स्पेस बार से सेलेक्ट करो, Alt-R रिकन्सिलेशन का की होता है। अब यहाँ पर डाल दो वो डेट जिस डेट पे चेक बैंक में विड्रॉ करवाया गया हो। अभी इन शॉर्ट में बताऊंगा आपको मैं BRS का मीनिंग क्या होता है, वो थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इन शॉर्ट आप और समझ पाएंगे अच्छे से। हम ये मान लेते हैं कि इस डेट को एंड कैश हुआ है, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अब देखिए रिकॉर्ड हो गया, रिकन्साइल हो गया, यहाँ पर स्टेटस और रिकन्सिलेशन हो गया। यहाँ पर जो अनरिकन्साइल थे वो रिकन्साइल में कन्वर्ट हो गया।
मीन्स बैंक रिकन्सिलिएशन का मीनिंग ही यही होता है कि जिस डेट पे हमने चेक इशू करा है, ये भी हो सकता है कि जो पर्सन है जो विड्रॉ करेगा वो चेक उस डेट पे इशू ना करे, सॉरी उस डेट पे वो चेक विड्रॉ ना करे। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है जिस डेट पे चेक इशू हुआ है और जिस डेट पे चेक विड्रॉ हुआ है, उन दोनों को एडजस्ट करना ही रिकन्सिलिएशन कहलाता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यही होता है और इसका मीनिंग यही होता है, मोटिव सिर्फ एक होता है कि जो कैश बुक है जो कंपनी मेंटेन करती है और जो पासबुक है जो बैंक मेंटेन करता है, दोनों में बैलेंस सेम हो। अदरवाइज़ कैश बुक में बैलेंस डिफ़र करेगा और जो पासबुक का बैलेंस होगा डिफ़र करेगा। हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, उसके अंदर पूरा बता रखा है बीआरएस के बारे में। और बस इन शॉर्ट में यही मीनिंग होती है बीआरएस की कि जो डेट है इशू का और जो डेट है विड्रॉ का, दोनों डिफ़र हो जाता है। तो जो इशू का डेट है वो तो डला ही हुआ है, पर अपने डे बुक में वो डेट डालो, वो डेट एंटर करो जिस डेट पे चेक विड्रॉ हुआ है, और जो कि हमने अभी करा। देख भी सकते हैं यहाँ पर आप, स्पेस बार से सेलेक्ट करा और उसके बाद ऑल्टर करके देखा तो यहाँ पर दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट डेट जिस डेट पे हमने इशू करा, बैंक डेट जिस डेट पे बैंक ने अपने बैंक अकाउंट से उसको पैसे दिए, क्योंकि बैंक अकाउंट जब पैसे देगा तभी तो डेबिट करेगा अपने अकाउंट को। और अब वो जो बैलेंस है वो मैच करेगा, हमारे डे बुक का बैलेंस भी मैच करेगा, उनके पासबुक का बैलेंस भी, और ये मैच होना बहुत ज़रूरी है। ये तो था बीआरएस। बैंकिंग में एक पार्ट बीआरएस का होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चेक प्रिंटिंग हम सीख चुके हैं। अगर चेक प्रिंट करना है तो चेक आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, आपको चेक प्रिंटिंग में जाना है। चेक प्रिंटिंग में जाने के बाद आप यहाँ से भी चेक रजिस्टर पे जा सकते हैं। कंट्रोल एच के यहाँ पर जाओ, अब कंट्रोल एच करो, अब चेक रजिस्टर्ड, फिर आप दोबारा पहुँच जाएंगे चेक रजिस्टर पे। अब उसके बाद हमारा आता है इसमें चेक रजिस्टर के अंदर ही ब्लैंक चेक और कैंसिल चेक। मान लो कि सर जो हमारा चेक है, चेक तो हमने इशू करा था बट वो डिसऑनर हो गया या फिर कैंसिल हो गया, तो क्या करें उसके लिए। डिसऑनर के लिए तो बस उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स एंट्री कर दो, है ना। और रही बात कैंसिल के लिए, तो आप डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद यहाँ पर आपने पेमेंट कर रखी है, जहाँ पेमेंट करी, अगर आपको थोड़ा सा और देखना एक्सप्लेन करके, ऑल्ट F1 से एक्सप्लेन हो जाता है। यहाँ पर आओ, अब आपको ऑल्ट एक्स करना है। जैसे ही ऑल्ट एक्स करेंगे तो यहाँ कैंसिल का ऑप्शन आता है। ऑल्ट एक्स करने के बाद यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं, यस कर दो, वो कैंसिल हो जाएगा। ये तो था कि जो चेक आप पास कर चुके हैं उसको कैंसिल करना। अब एक और कैंसिल होता है बैंकिंग में जाने के बाद, चेक रजिस्टर्ड, कि सर जो अवेलेबल चेक है इसको हमें कैंसिल करना है। अवेलेबल चेक को कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस बार सेलेक्ट करा उसको। अब उसके बाद ऑल्ट एस, यहाँ दो ऑप्शन आते हैं। अब इसको आपको कैंसिल करना है तो बस कैंसिल कर दो। अब आपको यहाँ पर डेट लिखनी पड़ेगी, रिमार्क लिखना पड़ेगा कि आप चेक को क्यों कैंसिल कर रहे हो। रिमार्क डालना ज़रूरी है। बिकॉज रॉन्ग डेट, कंट्रोल ए सेव। अब देख सकते हैं इस डेट पे आपका जो चेक है कैंसिल हो चुका है। आप रीयूज भी कर सकते हैं इसको, ऑल्ट एस करो। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले सेलेक्ट रीयूज द कैंसिल्ड चेक को आप रीयूज़ कर सकते हैं, यस से करेंगे तो देखिए दोबारा से अब लेवल हो गया ये, वरना कैंसिल था। अब आता है ऑल्ट एस करने के बाद दोबारा से आप कैंसिल कर सकते हैं। और ब्लैंक चेक इशू करने का अब टॉपिक आता है कि ब्लैंक चेक सर कैसे इशू करें। ब्लैंक चेक कर रहे हैं पर सर नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। टू डू दिस यू नीड टू एनेबल द अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ऑप्शन इन द पेमेंट वाउचर टाइप। जब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं तो ये क्वेश्चंस तो बहुत अराइज होते हैं कि सर हम कर रहे हैं, हम ब्लैंक चेक इशू कर रहे हैं बट यही दिखा रहा है, उप्स करके आ जा रहा है। तो रीज़न इसका ये है कि ब्लैंक चेक का मीनिंग यही होता है कि हम एक ऐसा चेक इशू करके दे रहे हैं किसी पर्सन को जिसके ऊपर अमाउंट नहीं लिखा हुआ, कि आप कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर लो अपने अकॉर्डिंग। जाहिर सी बात है कोई बिजनेसमैन जो होगा वो अपने आप तो ज़्यादा अमाउंट देगा नहीं, जितना उसके बैंक में लिमिटेड पड़ा होगा उतने के लिए ब्लैंक चेक इशू करेगा वो, वरना तो उसके बैंक का वो बट्ठा बैठा दे। तो खैर ये तो ब्लैंक चेक की बात थी। जो ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक का मीनिंग यही होता है कि ब्लैंक चेक इशू करना जिसमें अमाउंट लिखा नहीं होता। अब करें कैसे इसको, तो सिंपली आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको ऑल्टर में आना है, वाउचर टाइप।
ऑल्टर वाउचर टाइप, और यहाँ पर आपको पेमेंट में आ जाना है, पेमेंट वाउचर में। अब क्योंकि जब पेमेंट करते हैं हम तो वो कैश से करेंगे, तभी तो ब्लैंक चेक इशू होगा ना। अब यहाँ देखिए सब ठीक है, सब ठीक है, बट आपको यहाँ आने के बाद जो ये ऑप्शन दिख रहा है अलाउ ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इसको करना पड़ेगा यस। जब तक इसको आप यस नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर ब्लैंक चेक इशू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हम बैलेंस ज़ीरो डालेंगे ना, वहाँ तो बैलेंस होगा ही नहीं। देखना अभी हम बैलेंस ज़ीरो डालेंगे वहाँ पर। कंट्रोल ए सेव। बैंकिंग में जाना है आपको, चेक रजिस्टर्ड में जाना है, स्पेस बार से सेलेक्ट, ऑल्ट एस, अब ब्लैंक चेक इशू करना है। टेंटन है, हो गया। देखिए अब आप देख सकते हैं बिल्कुल आ रहा है। मान लेते हैं हमारी डेट 1 मई की है, रेफरेंस नंबर डाला हमने, बस स्टेटस ब्लैंक चेक करके आ रहा है कि जो स्टेटस है इस चेक का ब्लैंक चेक है वो। अब ये कॉलम अमाउंट पे नहीं जाएगा, देखना अमाउंट पे गया ही नहीं है, अमाउंट पे कॉलम गया ही नहीं। और यहाँ पर आप अमाउंट फिल करो, कोई भी अमाउंट आएगा ही नहीं। कंट्रोल ए से सेव कर लो इसको आप। एक मिनट, आपको यहाँ पर उस पर्सन का नेम डालना पड़ेगा। हमने पर्सन का नेम डाला नहीं था क्योंकि इस पर्सन को हम ब्लैंक चेक इशू कर रहे हैं। जी हाँ, रोहित शर्मा। बस अब इसके बाद कंट्रोल ए से इसको सेव कर लो। प्रीव्यू देख सकते हैं आप, चेक का प्रीव्यू तो आ गया। ऑल्ट जेड से जूम करो, बट यहाँ पर कोई अमाउंट ही नहीं है। दैट सिग्निफाइज दैट इट इज़ द ब्लैंक चेक। ये सिग्निफाइज करता है कि ये ब्लैंक चेक है। बस उसके बाद यहाँ पर भी आपको डेट का पंगा पड़ेगा। जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है ये रीज़न यही है बस कि यहाँ पर जो डेट का पंगा पड़ रहा है। जो डेट है यहाँ पर 1 अप्रैल की डाल रखी है ना। ऑल्ट F2 से हमको पीरियड करना पड़ेगा चेंज। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 ब्लैंक चेक हमने इशू कर दिए और उसके बाद 2 रिकनसाइल चेक हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हम अनरिकनसाइल एक भी नहीं है, रिकनसाइल 2 हैं, ब्लैंक 2 हैं, और टोटल चेक हमारे भी 601 ही हैं। और अगर डेट में डिफरेंस हो तो उसके बाद आप आके यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। बाहर चेक रजिस्टर्ड में बाहर आओ, यहाँ देखो जो है आउट ऑफ पीरियड यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर पीरियड के बाहर का है, ये मीन्स जो यहाँ पर डेट दे रखी है अगर उसके बाहर की डेट है तो वो सारे चेक यहाँ शो होंगे। ब्लैंक चेक हो गया, कैंसिल चेक हो गया, बैंक रिकन्सिलेशन हो गया। अब डिपॉजिट स्लिप क्या होती है सर? जो डिपॉजिट स्लिप होती है, जो हम चेक में, जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जब भी कैश हम डिपॉजिट करने जाते हैं, चेक डिपॉजिट करने जाते हैं, तो वहाँ पर एक फॉर्म देते हैं हमको, है ना। वो फॉर्म दिया जाता है हमको और वो फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, ये देख सकते हो। अभी तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ आ रहा है, बट जो वो फॉर्म होता है वो कुछ इसी तरह का होता है जिसमें कि आपको डिनोमिनेशन लिखना पड़ता है। 500 के इतने का नोट, 2000 के इतने के नोट, 100 के इतने का नोट, 200 के इतने के नोट, और फिर उसके बाद आप वो पैसा डिपॉजिट करते हैं। आप वो चीज़ आप अपने टैली से भी प्रिंट करने के बाद आप बैंक को जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। ये कंपनी को, बहुत सारी कंपनी को अलाउड होता है, उनको परमिट होती है, इस चीज़ की परमिशन होती है कि वो डिपॉजिट स्लिप निकालें अपने कंपनी से और उसके बाद वही डिपॉजिट स्लिप वो कर दें, बैंक में डिपॉजिट कर दें। और यहाँ पर एक की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट की है, F5। यहाँ पर ध्यान देना आप, यहाँ पर इस जगह पर जहाँ एरो है, अब ये चेक डिपॉजिट स्लिप है कि मतलब अगर हमको चेक डिपॉजिट करना है या तो हम बैंक से फॉर्म लें या तो हम अपनी कंपनी से फॉर्म प्रिंट करें और वही फॉर्म उसको फिल करें, अमाउंट फिल करें, पैसे जाके दे दें। ये सिर्फ कंपनी के लिए ऑथोराइज्ड होता है, हर किसी के लिए ऑथोराइज्ड नहीं होता ये। अगर बट आपको कैश डिपॉजिट करना है तो कैश स्लिप चाहिए होगा, F5। अब कैश डिपॉजिट आ गया। अगर आपको इसको देखना है कंट्रोल P करिए, कैश डिपॉजिट स्लिप कुछ इस तरह से आती है। और जब आप डिपॉजिट करेंगे ना तो यहाँ पर भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट जो कंपनी के पास रहता है और एक पार्ट जो बैंक के पास रहता है, एज अ प्रूफ आपके लिए भी और बैंक के लिए भी कि आपने इतने पैसे डिपॉजिट करे हैं। तो डिपॉजिट स्लिप इतना ही होती है, डिपॉजिट स्लिप का काम सिर्फ इतना ही होता है। रही बात पेमेंट एडवाइस, पेमेंट एडवाइस मतलब कि
कंपनी जो होती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, बहुत से जो लोग होते हैं वो कंपनी को बैंक को वो एडवाइस देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दो। और उसके बाद पेमेंट एडवाइस का मतलब ये भी होता है कि कोई पर्सन जो है, हमारी कंपनी है, बहुत सारे डेटर्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, उनमें से एक जो हमारा डेटर बंदा है वो कह रहा है कि आप मुझे पेमेंट एडवाइस भेजो। मीन्स एक स्लिप निकालो जिसमें कि आप मुझे बताओ कि मेरा भी कितना अमाउंट बैलेंस है, कितना मुझे देना है, कितना बकाया है, और उसके बाद कितना आपको चाहिए या कितना मैं दे चुका हूँ। पेमेंट एडवाइस बनाई हमने, मान लीजिए हमने बना दिया हरजीत की, तो यहाँ देखो देख सकते हैं, यहाँ पर जो उसका सभी इन्फॉर्मेशन होगा, सारे के सारे वाउचर्स यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर अमाउंट होगा, कितना अमाउंट वो पे कर चुका है, कितना अमाउंट उसको देना है अभी, और चाहे वो क्रिएटर के लिए या डेटर के लिए हो। अगर क्रिएटर होगा तो कंपनी मांगेगी पेमेंट एडवाइस कि आप बताओ भाई हमको कितना अमाउंट पे करना है। तो अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में पेमेंट एडवाइस का मतलब सिर्फ इतना होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि किसी पर्सन जो कि डेटर है, क्रिएटर है, उससे उसका लिस्ट मंगवाना, या फिर मान लो डेटर है वो कहेगा कि आप हमको भेज दो पेमेंट एडवाइस कितनी हमें करनी है, कितनी हम कर चुके हैं। या क्रिएटर होगा तो हम कहेंगे उस पर्सन से कि आप हमको भेज दो वो लिस्ट, हम आपको पेमेंट कर देंगे, हम देख भी लेंगे कितनी हमने पेमेंट कर दी आपको, बस। और जो पेमेंट एडवाइस है वो बैंक के लिए पेमेंट एडवाइस अलग होती है। दैट इज़ इट फॉर टुडे। और जो पोस्ट डेटेड समरी है, इसमें पोस्ट डेटेड चेक हम इशू करते हैं, बस आप अभी इतना समझिए, इसके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे। और ये हमारा नॉन अकाउंटिंग वाउचर भी होता है, मीन्स ऑप्शनल वाउचर के अंडर भी आता है पोस्ट डेटेड समरी या पोस्ट डेटेड चेक। वो चेक जो हम फ्यूचर के लिए इशू करते हैं, कोई भी पर्सन उस चेक को एनकैश तभी करवा पाएगा, विड्रॉ तभी करवा पाएगा जब उसकी फ्यूचर डेट आ जाएगी। आज 1 तारीख है, हमने करी अगले महीने की 15 तारीख को, हमने पोस्ट डेटेड चेक बनाया अगले महीने की 15 तारीख को, तो वो बंदा अगले महीने की 15 तारीख को ही एनकैश करवा सकता है उसको विड्रॉ। अगर करवाना है उसको और टाइम पहले तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हो सकता है, बैंक उसके ऊपर कमीशन चार्ज करेगी, इंटरेस्ट अपना चार्ज करेगी, अमाउंट कुछ काटेगी, उसके बाद कुछ अमाउंट देगी। मान लो 15,000 का चेक है तो 12,000 13,000 वो दे देगी, बचा अमाउंट उसका इंटरेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। एंड यही था हमारा सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बैंकिंग के अंदर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैंक का पार्ट है।